हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल सेट 4 देखेंगे, जिसमें कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि लिंगानुपात क्या होता है। तो देख सकते हैं लिंगानुपात क्या है। तो लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या से है, और यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है जो पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को दर्शाता है। लिंग अनुपात किसी भी देश में जो वह स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि ऊर्जा संसाधन क्या है। इसका आंसर है ऊर्जा संसाधन क्या है। तो इसका आंसर है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी, जिसे ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में भी होती है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार है। पहला है परंपरागत ऊर्जा या स्रोत, दूसरा अपरंपरागत ऊर्जा या फिर स्रोत। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है प्रदूषण क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, वही बताना है इसमें। तो इसका आंसर देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण मानव गतिविधियों के अवशिष्ट उत्पादों से पदार्थों और ऊर्जा की रिहाई है। यह विभिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार उनमें मध्यम के आकार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके माध्यम से प्रदूषकों को परिवहन और विसरित किया जाता है। और अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव एवं ऊर्जा का परिणाम ही जो है प्रदूषण कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है कि तिलहन फसल किसे कहते हैं। इसमें बताना है कि तिलहन फसल क्या होती है। तो इसका आंसर है तिलहन फसल क्या है। तो खाद्य तेल के लिए उत्पादन किया जाता है तिलहन फसलों का, और इसका क्षेत्र जो होता है वह मालवा पठार है, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में होता है। फसल जो है वह होता है तिलहन फसलें है। सरसों, तोरिया, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी प्रमुख फसलें तिलहन के। पांचवा क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि है ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है। इसमें बताना है कि ओजोन परत क्या होता है, वह क्षय होने के क्या कारण है। तो इसका आंसर है कि ओजोन गैस ऊपर वायुमंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाते हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने से ओजोन परत में लगातार छिद्र बढ़ रही है, इसलिए ओजोन परत की जो है गैसें कम हो रही है। छठा क्वेश्चन दिया गया कि इंटरनेट क्या है। इसमें बताना है इंटरनेट का क्या उपयोग होता है वही। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है, और इसका उपयोग जो है वह इंटरनेट के द्वारा बहुत से कार्य जो है वह सुगम हो गए, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, व्यापार में बढ़ावा आदि जो है इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नीरू मीरू कार्यक्रम जो कि जल से संबंधित है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है नीरू मीरू कार्यक्रम जो है इसका अर्थ होता है जल और आप। तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, जिसका तात्पर्य है जल और आप। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग जो होते हैं वह जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई हैं, कि जल संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, उनकी विधियां। आठवां क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष लिखिए। इसमें बताना है पाइपलाइन परिवहन के क्या गुण हैं और उनके क्या दोष हैं। तो देख सकते हैं पाइपलाइन परिवहन के गुण सबसे पहले देख लेते हैं। तो पाइपलाइनें जो है वह उबड़ खाबड़ भूप्रदेशों के अतिरिक्त समुद्र तथा महासागरों के भीतर भी बिछाई जा सकती है। यह इसका गुण है, कहीं भी बिछाए जा सकते हैं। इसका दोष जो है वह कुछ इस टाइप का है कि पाइपलाइनों को एक बार बिछाने के बाद इनकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। यह इसका प्रमुख दोष हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होते हैं। तो देख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत या फिर गैर परंपरागत स्रोत। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आते हैं, जो कि असमाप्य ऊर्जा के उदाहरण है। यह कभी खत्म नहीं होते हैं, और ये साधन अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से विस्तृत होते हैं, और ये ऊर्जा के स्वच्छ साधन और पर्यावरण के हितैषी होते हैं, यानी कि यह पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करते हैं। और इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इसे दोबारा यूज किया जा सकता है।
10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है उसके क्या कारण है, उसी को बताना है। तो इसका आंसर जो है वह पहला है इसमें पॉइंट कि जन्म दर। भारत में जन्म दर अधिक है। दूसरा मृत्यु दर, तो मृत्यु दर में कमी आ रही है। तीसरा प्रवास। चौथा है जीवन प्रत्याशा। पांचवा विवाह एवं स्थान प्राप्ति की अनिवार्यता। छठा अशिक्षा एवं अज्ञानता। सातवां है बाल विवाह। आठवां अंधविश्वास पर बढ़ावा। नौवां लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करना। और 10वां भारत में जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारणों भी कुछ हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्देशीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखे। इसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्देशीय प्रवास में अंतर बताना है। तो प्रवास को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक प्रवास और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आंतरिक प्रवास देखते हैं हम लोग क्या है। तो आंतरिक प्रवास को दो भागों में बांटा जाता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में, और अंतर्राज्यीय एक शहर से दूसरे शहर में, मतलब उसी राज्य में। तो ग्रामीण से ग्रामीण में होता है महिलाएं विवाह के कारण। ग्रामीण से नगर में जो होता है प्रवास वो होता है पुरुष का रोजगार के तलाश में। नगर से नगरीय में महिलाएं होती है जॉब की तलाश में। और नगर से ग्रामीण में पुरुष महिला दोनों होते हैं। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जिसमें कि अप्रवास यानी कि एक देश से दूसरे देश से एक देश में आना। और दूसरा उत्प्रवास यानी कि इस देश से दूसरे देश में चला जाना। अप्रवास जो हुआ 96% जो पड़ोसी देशों से हुआ है भारत में अप्रवास। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका आंसर है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण में पहला है कृषि आधारित उद्योग। इसके अंतर्गत अचार, मसाले, तेल, वस्त्र आदि वाले उद्योग शामिल किए जाते हैं। दूसरा वन आधारित उद्योग, इसके अंतर्गत लकड़ी, लाख, कागज, फर्नीचर आदि बनाने वाले उद्योगों को शामिल किया जाता है। तीसरा खनिज आधारित उद्योग, इसमें धात्विक खनिज, लोह तथा अलोह धातु वाले उद्योगों को रखा जाता है। दूसरा अधात्विक, जिसमें सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। और अगला उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लौह और अलोह खनिज के उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। लौह खनिज, अलोह खनिज में उदाहरण के साथ अंतर बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लौह खनिज क्या है। तो वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे लौह खनिज कहा जाता है। लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाट आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा हमारा है अलोह खनिज। तो अलोह खनिज वैसे खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोह खनिज कहते हैं, जैसे कि तांबा, बॉक्साइड इसके अंतर्गत आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल के उपयोगों से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब जल प्रदूषण हो जाता है तो उसे पीने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को इसमें बताना है। तो इसका आंसर है पहला कि प्रदूषित जल पीने, पुनः सृजन, कृषि और उद्योगों आदि के लिए भी यह उपयुक्त नहीं रहता है। प्रदूषित जल यह झीलों एवं नदियों की सुंदरता को भी कम कर देता है। संदूषित जल जलीय जीवन को समाप्त करता है तथा इसकी प्रजनन शक्ति भी छीन करता है, यानी कि कम कर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है चावल हमारा टॉपिक है इसमें। तो भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल होता है और इसे भारत में 75% क्षेत्र में उगाया जाता है और यह एक खरीफ फसल का उदाहरण है चावल। इस कृषि के अंतर्गत जल की अधिक आवश्यकता होती है चावल उत्पादन के लिए और यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इस कृषि की 3000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। इसका उत्पादन जलवायु के अनुसार किया जाता है। और भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादक देश है, जो कि 2016 के अनुसार है। और भारत चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। उत्पादन हेतु जो है वह बीज, सिंचाई, खाद, उर्वरक अच्छी हो और वर्षा पर यह निर्भर होता है हमेशा। इसका वितरण जो है वह चित्र में देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ है। तो प्रमुख क्षेत्र जो है वह थोड़ा गाढ़ा टाइप के और गौण क्षेत्र थोड़ा कम क्षेत्र के हैं। तो देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र में जो है यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आता है कुछ क्षेत्र में, बिहार आता है कुछ, झारखंड का कुछ क्षेत्र आता है और इधर
असम वाले क्षेत्र आते हैं, पश्चिम बंगाल आता है यहाँ पे, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु आता है इसके अंतर्गत, और केरल का कुछ क्षेत्र आता है थोड़ा सा, और यहाँ देख सकते हैं गोवा का आता है, और इसी तरह इधर आता है आंध्र प्रदेश वगैरह सब क्षेत्र आते हैं। इसे देख लीजिएगा आप लोग, चित्र को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। वर्षा जल संग्रहण के कौन कौन से उपाय हैं उन्हें लिख देना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, वर्षा जल संग्रह क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने और एकत्र करने की एक विधि है, और वर्षा जल संग्रहण को राजस्थान में कांटा या फिर कुंड के नाम से जाना जाता है। टाका जो होता है वो एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होता है, और नलकों, गड्ढों और कुओं के द्वारा जल संग्रह किया जा सकता है। इसकी विधियां जो है वह जल संग्रहण की, वह है पहला जल संभरण प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण करना, दूसरा झीलों के द्वारा जल संरक्षण करना, तीसरा है सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण करना, और चौथा है पुनर्भरण कूप द्वारा जल का संरक्षण करना। इनके नाम लिख देने हैं। तो इस तरह यह समाप्त हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें बताना है कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसी की व्याख्या कर देना इसमें। तो इसका आंसर देख सकते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है कच्चा माल। तो कच्चा माल में सामान्यतः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, और जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। दूसरा हमारा शक्ति या फिर ऊर्जा। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए पहली जो सबसे अधिक जरूरी होता है वह होता है ऊर्जा की आपूर्ति या फिर शक्ति की आपूर्ति। एल्युमिनियम उद्योग शक्ति के साधन के नज़दीक ही लगाए जाते हैं क्योंकि इनमें बिजली की बहुत अधिक उपयोग होता है। तीसरा है बाजार। तो जहां बाजार होंगे उपलब्ध, तो उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल की खपत के लिए बाजार निर्भर करता है, और बाजार के निकटता से उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। अगला है इसमें परिवहन। तो परिवहन लागत भी पड़ती है, प्रभावित करता है, क्योंकि उद्योग दूर है तो परिवहन लागत अधिक लगेगा बाजार से। अगला श्रम। तो श्रम सस्ती होनी चाहिए। और लास्ट है ऐतिहासिक कारक, जिसमें भी कुछ तत्व शामिल किए जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखे। इसमें पर्यावरणीय समस्या बताना है जो कि नगरों में जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो इसका आंसर है पर्यावरणीय समस्या। हम इसमें टॉपिक है हमारा। तो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने और औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अन्वयन की कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है कि महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा निःसृत विषैले रसायन है, जिसमें मुख्य है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, नाइट्रस ऑक्साइड। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1950 ईस्वी में जो है वह उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 45,000 टन प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर 2000 में 48,000 टन प्रति वर्ष हो गया था। इसमें लास्ट पॉइंट है कि इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 1980 में 1,40,000 टन प्रति वर्ष से बढ़कर 1990 में 2,65,000 प्रति वर्ष टन हो गया था, तथा आशंका है कि सन 2000 तक यह मात्रा 4 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगा। तो कुछ स्टेप के इसके उदाहरण थे। और इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस मॉडल सेट का 19 नंबर के निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। विशाखापट्टनम, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, सेलम। कुल 5 स्थान है और 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले विशाखापट्टनम था, जो कि यहाँ पे बिंदु के द्वारा देखा गया है। दूसरा था राउरकेला, जो कि यहाँ पे है। तीसरा था जमशेदपुर, जो कि झारखंड में। चौथा है सेलम, जो कि यहाँ तमिलनाडु में स्थित है। और 5वां है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में यहाँ बिंदु के द्वारा देखा गया है। तो इस तरह यह मॉडल सेट समाप्त होता है। अगर आपको इसके पिछले मॉडल सेट चाहिए तो प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं।
धन्यवाद।